फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशित छतवानी। इन दिनों में अपन MCQ कर रहे हैं जो CBSE बोर्ड ने रिलीज़ किए हैं ईयर 21-22 के लिए। इससे पहले 2 वीडियो हमारे बन चुके हैं और ये अपना 3rd वीडियो रहने वाला है और इसमें ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा केस बेस है ये क्वेश्चन। ब्राइट स्टार लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट. Considering the prospects of high growth in this segment, the company has decided to expand. For this purpose, additional investment of 50 crore is required. Directors have decided that 20% of this requirement would be financed by raising long-term debt and balanced by issue of equity share. एक कंपनी है, मेडिकल सेगमेंट में है, 50 करोड़ का इनको रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन करने के लिए। इन्होंने डिसाइड किया है कि 20% तो वो बोरो करेंगे और बाकी का जो 40 करोड़ है वो पैसा ये पब्लिक से रेज करेंगे, इशू करेंगे शेयर। एज पर द MOA ऑफ द कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 100 ईच. ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट standing of the company, these shares would be issued at a premium of 25%. Director decided to issue sufficient share to collect the desired amount. MOA के हिसाब से हमारा शेयर 100 रुपये है, मार्केट पोजीशन के हिसाब से हम उसे 125 पे सेल कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ने कहा कि ठीक है, जितना पैसा चाहिए सफिशिएंट शेयर्स हम इशू करेंगे, तो इनको केवल 40 करोड़ चाहिए, ध्यान रखिएगा। द प्रॉस्पेक्टस वाज इशूड टू पब्लिक एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर्स विच वर इशूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट. Answer the below mentioned questions considering that the entire amount was payable on application. हमने पब्लिक को इनवाइट किया, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया। जितने शेयर्स हमने ऑफर किए उसके मुकाबले 2 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए, उनको हमने सॉरी कहा कि हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। अब इन 2 क्वेश्चनों का जवाब जो नीचे आने वाले हैं उनका हमें जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि बताओ व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशंस पे कुल कितना अमाउंट आया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन भारी है। देखिए आप समझिएगा, आपको रिक्वायरमेंट है 40 करोड़ का, इन अदर वर्ड्स 4000 लाख आपका इतना रिक्वायरमेंट है। आपका शेयर 125 रुपये का है, आपको 4000 लाख रुपये जुटाना है, अरेंज करना है और 125 रुपये आपका इशू प्राइस है। आप जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि 32 लाख कि हमने पब्लिक को 32 लाख शेयर्स ऑफर किए, लेकिन हमारे पास 2 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए, यानी टोटल हमारे पास 34 लाख एप्लीकेशंस आए और 34 लाख एप्लीकेशन पे 125 रुपये के हिसाब से हमारे पास पैसा आया। जब आप ये पैसा जोड़ेंगे सर तो आप पाएंगे ये वाला पैसा A 42.5 करोड़, 42.5 करोड़। ऑल्दो वी आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ 40 करोड़, पर ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा और हमारे पास 42.5 करोड़ आएगा। अगला क्वेश्चन आप इसका देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हाउ मैनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड, कि हमने कितने शेयर्स इशू किए थे। तो ये क्वेश्चन उनको पहले पूछना चाहिए था। जैसा कि मैंने बताया कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 32 लाख शेयर्स लोगों को ऑफर किए थे। ये एक अलग बात है कि हमारे पास फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए और फिर ज़्यादा पैसा आया, वो एक अलग बात है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो। तो नीचे एक इमेजिनरी केस दे रखा है और आपको 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है। ऑन 1 सितंबर 2020 20 students of Modern College started their partnership firm in the name of Be Safe for selling sanitizers on digital mode. ठीक है, कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, पास आउट हुए होंगे या कॉलेज में होंगे, उन्होंने 20 स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोरोना को देखते हुए बी सेफ नाम की एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन का ज़माना है तो उन्होंने ऑनलाइन सैनिटाइज़र बेचने का सोचा। सिंस they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement in place. कहते हैं उनमें अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने कोई राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं किया, मतलब पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। All of them have agreed to invest 15,000 rupees each as capital. The books were closed on 31st March 21, on which date the following information was provided by the firm. अग्रीमेंट तो नहीं था, उन्होंने सबने 15-15 हज़ार रुपये कैपिटल लगाई और ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आए
कि सैनिटाइजर सेल हुआ 120 का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 50 का, टोटल रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर 2000 रुपये महीना, रेंट टू अ पार्टनर 1000 रुपये महीना, मैनेजर्स कमीशन 5000, क्लोजिंग स्टॉक 9000, 6% FD मेड ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट पे FD की है 20,000। वेल इन्होंने 6-7 महीने, क्योंकि सितंबर में इन्होंने काम शुरू किया, अब आप गिन लेते हैं सितंबर, जस्ट अ मिनट, इन लोगों ने सितंबर में काम शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यस दे वर्कड फॉर 7 मंथ। अब ये अपन से कौन से क्वेश्चंस चाहता है, अपन उसको देख लेते हैं। जैसे इन्होंने 3 क्वेश्चन ये पूछेंगे। पहला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप बताओ कि इन्होंने कितना पैसा कमाया, तो मुझे पिछली स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने 50,000 का गुड्स 120 में बेचा, तो ब्रॉड वे में इन्होंने 70,000 कमाया, जिसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। 70,000 में से रेम्यूनरेशन आपको नहीं देना, रेंट देना है 1000 रुपये महीना, 7 महीने का 7,000, तो अब आपके पास 63 बचा। मैनेजर को कमीशन देना है 5,000, तो अब आपके पास 58 बचा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा आप बोलेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, ये भी तो कैलकुलेट करो। तो जब COGS का कैलकुलेशन हुआ होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन भी हो गया होगा। और कोई बोले सर वो इंटरेस्ट ऑन FD निकालो, तो वो इंटरेस्ट ऑन FD भी कमाया नहीं आपने, क्योंकि FD आपने लास्ट में कराई है, तो इंटरेस्ट अभी आपने कमाया नहीं है। सो फाइनली मैं क्या कह रहा हूँ, आपने 70,000 रुपये कमाया, उसमें से रेंट आपको देना पड़ेगा। रेंट के लिए पार्टनरशिप डीड होने की ज़रूरत नहीं है, रेंट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो तो आपको देना पड़ेगा। और मैनेजर का कमीशन भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 58,000 आपका प्रॉफिट रहा। यस मैं ये कह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन रहेगा 58। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2021 को रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स ऑफ बी सेफ बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर, रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल। देखिए पार्टनरशिप का एक बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स का जो मेहनताना होता है, रेम्यूनरेशन होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी कह लो नाम, वो आपको प्रॉफिट्स में से ही देना होता है। यहाँ तक कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी प्रॉफिट में से ही देना होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। हालांकि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो ले नहीं सकते, ये इन्होंने वैसे जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास पुराने प्रॉफिट नहीं है, तो पुराने प्रॉफिट में से है ही नहीं तो रेम्यूनरेशन कैसे देंगे, ना इनके पास कोई पुरानी हिस्ट्री है, तो कोई रिजर्व गुडविल पुराना कुछ नहीं है। तो अगर ये चाहें तो केवल करंट ईयर प्रॉफिट में से ही रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू दे हैव अ अग्रीमेंट और टर्म इन पार्टनरशिप डीड। इसका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ऑन 1 December 2020 वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 एंड ऑल्सो एडवांस्ड अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। वेल बहुत अच्छी बात है। सितंबर में इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की, दिसंबर में एक पार्टनर ने 70,000 इंट्रोड्यूस किया है, 30,000 एज अ कैपिटल एंड 40,000 एज अ लोन। तो जो उसने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट हम देंगे, कैपिटल का तो नहीं, लोन का हम इंटरेस्ट देंगे। और यहाँ गलती कुछ बच्चे ये करते हैं कि 40,000 पे 6% लगा देंगे और 2,400 आंसर निकाल देंगे। देखिए 6% पर एनम होता है, तो आपको फ्लैट 6% नहीं लगाना है, आपको जैसे 40,000 लिखना है, 6% तो लिखना है। बट इसने लोन जो प्रोवाइड कराया था वो दिसंबर में कराया था, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको अपन 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे। आप वो 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 महीने का इंटरेस्ट आराम से निकालिए एंड 800 रुपये आएगा। तो इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो मैंने पहले पॉइंट में ये बताया कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। रेम्यूनरेशन आप प्रॉफिट्स में से ही दे सकते हो, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट। एंड थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा, जितने महीने का लोन है उतने महीने। 6th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन आर। एक तो किसी का स्टेटमेंट है, असर्शन है, दूसरे में उसकी रीजनिंग है। ए पॉइंट कहता है द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल revolves
अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। किसी ने कहा कि भाई आप जब वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हो तो आपका फोकस कहाँ रहता है? आपका फोकस रहता है ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज करने में। तो ये बात सही है। देखिए, वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जिससे हम बिजनेस करते हैं, और ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल को लेने से लेकर उसके कैश में कन्वर्ट होने तक का साइकिल। जैसे आप जानते हैं कि पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें भी समय लगता है 10, 12, 15 दिन, ज़्यादा भी लग सकता है। उसके बाद माल तैयार होता है, सेल होता है, फिर डेटर से पैसा आता है। तो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से लेके कैश कलेक्शन तक का जो सर्किल होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और तब तक हमारा पैसा ब्लॉक रहता है। पहले रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक हो जाता है, फिर जब गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पे होता है, प्रोसेसिंग स्टेज में होता है, तो हमारा पैसा फंस जाता है, क्योंकि हम तो पैसा डेली दे रहे होते हैं। जब माल तैयार होकर पड़ा होता है, जब तक सेल नहीं होता तब तक पैसा फंसा रहता है, या इवन डेटर अगर क्रेडिट पे ले जाता है तो भी हमारा पैसा फंसा रहता है। तो उतने समय के लिए हमें पैसे का बंदोबस्त करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उस पर हमें फोकस करना होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्वाइट राइट है। रीज़न है, इट इज़ बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लिक्विडिटी ऑफ असेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट टू लायबिलिटीज। इन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट है ये इस पे बेस करता है कि आप असेट से कितना जल्दी पैसा ले पाओगे और क्रेडिटर्स कितना जल्दी अर्जेंटली आपसे पैसा चाहते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही है, और मैं इसे कहूँगा कि मेरे हिसाब से बी आंसर है। थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट मोटे तौर में मुझे बी सही लग रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। अगर आपको कोई इससे बेटर समझाता है तो आप उसको ज़्यादा मानेगा। मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ, ए और बी में टाई हो सकता है, बट अभी के लिए बी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो रेशियोज बहुत तरह के होते हैं। पहला पॉइंट है लिक्विडिटी रेशियोज, बिल्कुल होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियोज, इस तरह का कोई रेशियो नहीं होता है, तो ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए है। बैलेंस शीट रेशियोज, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, यस। कंपोजिट रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज। तो देखिए, लिक्विडिटी रेशियो होता ही होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो भी होते हैं जहाँ हम हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, या हमारा कैपिटल डेट स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी होते हैं जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह देखते हैं। बाकी के जो रेशियोज हैं उनको लेके मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। तो पहला, चौथा और छठा जिसके अंदर आए, तो अब जैसे ए पॉइंट है तो ए अपने आप में इसलिए कैंसिल हो जाता है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है ही नहीं। सेकंड जो बी है उसके अंदर पहला, चौथा, छठा आ रहा है। आई विल गो विद बी। फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ ये आपके ट्रेडिशनली रेशियोज हैं जो निकाले जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन अगर होता एफिशिएंसी रेशियो, तो वो थोड़ा अच्छा रहता, बट वो नहीं दे रखा क्लियर कट, तो इसलिए अभी इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियोज प्राइमरीली मेजर रिस्क। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो मेनली, या उसका मेन काम है आपकी रिस्क मेजर करना, कि जोखिम तो नहीं है। तो ऑप्शंस हैं सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो है वो दोनों सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं। एक्टिविटी रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियो एक ही बात है, लेकिन उससे मैनेजर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो पता लगता है। तो जहाँ जहाँ पे भी आप समझो एक्टिविटी या एफिशिएंसी आ रहा है वो ऑप्शन गया, क्योंकि वो रिस्क मेजर नहीं करता, वो ये मेजर करता है कि हमारे मैनेजर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम अच्छे से या तेज़ी से सेल कर पा रहे हैं, क्या हम जल्दी से क्रेडिटर्स को पे कर पा रहे हैं, क्या हम डेटर से जल्दी से कलेक्शन कर पा रहे हैं, क्या हमारी
वर्किंग कैपिटल को अपन बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो होते हैं एक्टिविटी रेशियोज, लेकिन ये रिस्क मेजर नहीं करते। तो मैं इसीलिए कहूँगा A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, ऑटोमेटिक मेरा आंसर D आ जाएगा सर। मैं इसका आंसर D देने लग रहा हूँ। देखिए अब इसमें अपन D समझते हैं कि D क्या होते हैं। D क्यों मैंने बोला, देखिए लिक्विडिटी रेशियोज में आप देखते हैं करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, उसमें आप देखते हैं कि आपके पास करंट लायबिलिटीज़ को देने के लिए पैसा है या नहीं, आप करंट लायबिलिटी को सेटिस्फाई कर पाओगे या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो में आपकी सॉल्वेंसी देखी जाती है, अगर हमें सॉल्वेंसी नहीं है तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, यानी आप शेयर होल्डर का पैसा लौटा पाओगे नहीं, आपके पास सफिशिएंट टोटल एसेट्स हैं, शेयर होल्डर्स का क्या स्टेक है, लॉन्ग टर्म डेट क्या है। तो सॉल्वेंसी रेशियो भी रिस्क को मेजर करता है। वहाँ जैसे सॉल्वेंसी रेशियो में एक अपन देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसमें ये देखा जाता है कि हम इंटरेस्ट दे पाएंगे या नहीं। या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन कितना है, नेट प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना हाई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नहीं है। तो ये जो डी वाला ग्रुप है ना सर, ये डेफिनेटली आपकी रिस्क को मेजर करता है। ये रेशियोज कुछ एक ओके होने चाहिए, इनके सिम्टम्स ओके आने चाहिए, सिग्नल ओके आने चाहिए। ठीक है सर, तो मैं इसका आंसर डी देने लग रहा हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है। अ रेशियो इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ एन वन नंबर टू अनदर नंबर, क्वाइट राइट। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, सही है। आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो इज 1:1, ये गलत है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो गलत हो गया, क्योंकि आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो जो होता है वो आपका 2:1 होता है, तो थर्ड इसका गलत है। डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटसाइडर फंड एंड द शेयर होल्डर फंड, क्वाइट राइट, क्योंकि ऊपर डेट होता है जो कि आउटसाइडर का पैसा है और नीचे इक्विटी होता है जो कि शेयर होल्डर्स का पैसा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वेल इसमें इन्होंने टोटल वैसे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पहला ऑप्शन कहता है कि 4 के 4 सही हैं, बी ऑप्शन कहता है कि पहला दूसरा चौथा सही है। तो देखिए एक तो थर्ड तो गलत है ही है, तो हाँ कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही है कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है। देखो रेशियो में अपन क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ रखते हैं और डिनोमिनेटर में कुछ रखते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। तो एक अर्थमेटिकल रिलेशन हम देखते हैं, फिर भले हम उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें, या टाइम्स के फॉर्म में या प्योर रेशियो के फॉर्म में, वो एक अलग बात है, बट एक अर्थमेटिकल रिलेशन हम डेफिनेटली देखा करते हैं। और लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और डेट इक्विटी रेशियो आउटसाइडर का फंड और जो शेयर होल्डर फंड है उसके बारे में बताता है। वैसे आउटसाइडर के फंड में लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों आ जाते हैं, बट और कोई ऑप्शन ऐसा जमेगा नहीं, मतलब फोर्थ में एक स्लाइटली प्रॉब्लम हो सकता था शॉर्ट टर्म डेट की वजह से, बट एनीवेज ये फोर्थ क्वाइट राइट है। तो मेरा फाइनल आंसर पहला, दूसरा और चौथा यानी बी आंसर दिया है मैंने। ठीक है सर, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, देखो पहले आपको क्वेश्चन समझने पहले समझना पड़ेगा कि जैसे जब आप इस तरह से लिखते हो कि पहले आपकी सेल थी 40, अब आपकी सेल है 50, आपका चेंज है 10 रुपये का और आपका चेंज परसेंटेज है 25%। अब आप जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो ना, तो ये वाला प्रेजेंटेशन जो है, ये वाला कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। मैंने 3 चीज़ें करी। मैंने जब कंपेयर किया ईयर टू ईयर बहुत सारे ईयर्स को, तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और ये एक तरह का डायनेमिक एनालिसिस है। और जब आप एक ईयर पे, जैसे मान लीजिए आप 2020 पे खड़े हो गए और ग्रॉस प्रॉफिट और सेल के बीच में रिलेशन देख रहे हो, या करंट लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी से क्या रिलेशन है वो देख रहे हो, तो जब आप इस तरह से खड़े फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, ऊपर से नीचे, तो वो होता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। कंक्लूजन, आपका जो रेशियो एनालिसिस है ना, रेशियो एनालिसिस है वो वर्टिकल एनालिसिस होता है, और जो आपका कॉमन साइज वाला होता है ना, जिसमें आप 100 मानते हो, वो भी आपका वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो इसमें वर्टिकल एनालिसिस के एग्जाम्पल कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका आंसर बी लगेगा।
तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन में इसने एक तरह से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर रहेगा। 11वें क्वेश्चन में लिखा है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बैलेंस शीट एज डिफाइंड इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको आइटम्स को मैच करना है। एक क्वेश्चन में भी काफ़ी चीज़ें चेक कर लेगा। जैसे कॉलम 1 में है लूज टूल और आपके पास ऑप्शंस हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेंट्री या टेंजिबल एफए। तो लूज टूल को होता है जो अपन उसे इन्वेंट्री में दिखाते हैं, जो पेटेंट होता है वो इंटेंजिबल होता है तो वो इंटेंजिबल एफए में दिखाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है, हमने किसी को एडवांस दिया तो करंट एसेट्स होता है अदर कैटेगरी का, अदर करंट एसेट्स। और जो डिबेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एग्जांपल है। तो और लास्ट फिर अपने आप ही बच जाएगा और मेरे पास जो ऑप्शन बचा है वो है मशीनरी, और मशीनरी हो गया टेंजिबल एफए। ठीक है, तो अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरा पहले के साथ लूज टूल के साथ डी सेट हुआ, अभी ऑप्शंस भी आ जाएंगे। पहले का डी सेट हुआ, 2 के साथ मेरा ए सेट हुआ, तीसरे के साथ OCA अदर करंट एसेट्स में बी सेट हुआ, और चौथा डिवेंचर के साथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और 5वें के साथ ई सेट हुआ। तो इस तरह से आंसर रहेगा। आप ऑप्शन देखिएगा, जो भी इसको फुलफिल करे बहुत ध्यान से देखिएगा। बी ऑप्शन में आप देखिए पहले का डी दिख रहा है, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवे का ई। यस, बोर नहीं करता, ये मैच करने वाले थे। ये क्वेश्चन वो है जिसमें एक आइटम होता है बैलेंस शीट का और उसका आपको प्रॉपर हेडिंग या सब हेडिंग सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, विच रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ असेट फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड। कहता है इनमें से कौन सा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि असेट के लिए पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है। अब आप समझो, इनमें से कौन सा रेशियो इंडिकेट करता है कि असेट्स के लिए शेयर होल्डर्स ने कितना दिया है। तो आपको असेट और शेयर होल्डर के बीच का रिलेशन देखना है और इसका आपका एक फंड फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, सी वाला ऑप्शन। अब आप ध्यान करो, प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है फॉर्मूला। इसमें आप ऊपर तो रखते हो शेयर होल्डर फंड और नीचे आप रखते हो टोटल एसेट्स। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि आपके टोटल एसेट्स हैं 80 लाख के, मान लेते हैं आपके टोटल एसेट्स हैं 80 लाख के और इसमें शेयर होल्डर फंड है 60 लाख का। इसका मतलब है आपके पास जो असेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, मोटे तौर पे पैसा शेयर होल्डर्स का है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 0.75 आएगा। इसका मतलब होता है 1 रुपये में से 75 पैसा शेयर होल्डर्स ने फाइनेंस किया है। आप समझते हैं, एक होता है रिसोर्स, एक होता है सोर्स। तो पहले सोर्स से हम पैसा लेते हैं, फिर उसे रिसोर्स में लगाते हैं। असेट्स में पैसा लगाने के लिए हमने शेयर होल्डर से कितना लिया, इस रिलेशन को बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल सेल इज ₹250,000 एंड क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ द कैश सेल, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसे आप 2 तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैथ से भी कर सकते हैं। पहले मैं मैथ से बताता हूँ आपको। आप क्या करना, जैसे टोटल सेल है तो टोटल सेल कैसे बनती है, एक तो कैश सेल से और क्रेडिट सेल से। एक तरफ टोटल सेल लिख दिया। अब आपको टोटल सेल पता है 2,50,000 है, ठीक है, और कैश सेल और क्रेडिट सेल पता तो नहीं है पर इनका रिलेशन पता है। अब माना कि जैसे कैश सेल है X और क्या लिखा है कि क्रेडिट सेल है 25%, क्रेडिट सेल है 25% ऑफ कैश सेल, तो इसका 0.25 आ जाएगा। किसे समझ नहीं आया, देखो 25% का मतलब होता है 0.25, तो ये आ गया आपका X का 0.25। इधर वापस से 250 आ जाएगा और इधर आपका 1.25x हो जाएगा। आप x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू आपकी 2 लाख आ जाएगी। और फिर एक बार x आ गया, कैश सेल आ गई, तो आपकी फिर बची हुई क्रेडिट सेल आ जाएगी, यानी A 50,000। इस तरह में समझ नहीं आया, सिंपल थोड़ी बहुत मैथ्स लगाना। टोटल सेल के अंदर कैश सेल और क्रेडिट सेल रख लेना, कैश सेल को x मान लेना और क्रेडिट सेल उसका 0.25 है करके ऐसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शंस लगा लगा के भी कर सकते थे। जैसे आप पहला ऑप्शन लगाते
कि 50,000 क्रेडिट सेल है तो फिर पीछे की तरफ 2 लाख कैश सेल आएगा, और वो परसेंटेज अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वही आपका आंसर है। आप कंपटीशन एग्जामों में जाएंगे तो आप ऑप्शन देख के भी पिक करना सीखेंगे। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स एंड द सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। ओके, तो आपको टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो आप जानते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसके लिए ऊपर तो आपकी आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS, अपॉन में आपकी आती है एवरेज इन्वेंट्री। अब जैसे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो है 6 और COGS मिसिंग है, और आपको एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 80,000। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी COGS आ जाएगी 4,80,000। सिंपल है, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाना, इससे आपकी कॉस्ट सामने आ जाएगी। इसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, पुराने टाइम में इसको अपन COGS बोलते थे। 480 का माल हमने बेचा और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। और आप सीधे ही लगा दो, ये जो आई है ना सर, ये आपकी कॉस्ट ही आई है, आप इसके ऊपर सीधे 25% अप्लाई कर दो तो 120,000, ये आपका 120,000 आ जाएगा। ये क्या है सर आपका प्रॉफिट। तो अगर ये आपसे सेल पूछेगा तो आप कॉस्ट और GP को जोड़ देना। बाय द वे, इसने हमसे क्या पूछा है, इसने आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर ए रहेगा 120,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कर लेंगे आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। व्हेन ऑल द कंपैरेटिव फिगर्स इन अ बैलेंस शीट are stated as a percentage of the total, it is termed as horizontal analysis। नहीं, ये गलत है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे कुछ दिया हुआ है 5, 3, 2 और ये 10, ठीक है। इस टोटल को तो आपने मान लिया 100, इस पहले फिगर को माना 50%, दूसरा फिगर आया 30%, तीसरा आया 20%। ये जो एनालिसिस होता है ना ऊपर से नीचे का, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। इसने क्या लिखा है कि जब हर फिगर को हम टोटल के परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। नहीं, ये जो करते हैं ना अपन, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सेकंड है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर एनालिसिस इट इज टर्म्ड एज वर्टिकल, ये भी गलत है। आप इन क्वेश्चनों को देखने के लिए बस एक काम कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्सेस वर्टिकल एनालिसिस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन में 4 या 5 डिफरेंस होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। जब हम बहुत सारी ईयर्स को कंपेयर करते हैं ना तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। तो उल्टा लिख रहा है, बी भी गलत लिखा है इसने। और सी पॉइंट एक और है, सी ये प्रिंट करना भूल गए हैं, वर्टिकल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, ये भी गलत लिखा है। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑल 3 आर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। कहता है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। फर्स्ट है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस प्रॉफिट। किसी ने कहा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये बात सच है। रीजन देने वाले ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होने से COGS रिड्यूस होता है, ये बात भी सच है। ये दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। A एंड R बोथ करेक्ट एंड R इज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ A। आपको पता होगा COGS का आपका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, सुनना बात पूरी, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट का फिगर कम हो जाएगा, कॉस्ट का फिगर कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहने वाले ने दोनों बातें सही की। पहले उसने ये कहा कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि COGS कम हो जाती है, ये बात भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं सर। चलिए 17th, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Assertion says a high operating ratio indicates favorable position, कि अगर operating ratio high होता है तो ये अच्छी बात है। नहीं, गलत है।
अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी गलत है। देखिए, आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर किसी का ऑपरेटिंग रेशियो 80% है और एक फर्म का ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, तो ये वाली फर्म ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन में है। क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट 80% है, इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से वो अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आराम से मीट कर सकते हैं। लेकिन जो बी फर्म है, जिसके लिए मैंने कहा कि उसका ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% है, वो 90% पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास केवल 10% प्रॉफिट है और उनके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए केवल 10% है। तो ये कहना कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो होना फेवरेबल है, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको चूज करना पड़े तो आप इस ए को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस आप सीखते हैं एज अ लर्नर के तौर पे, और बाद में अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो ये दोनों ही गलत हैं बातें, जो दोनों स्टेटमेंट लिखा है या रीज़न लिखे हैं दोनों ही गलत हैं। तो मैं इसे सी आंसर दूंगा इसका, कि बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। असर्शन भी गलत है और रीजनिंग भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Current ratio of Aadhaar Limited is 2.5:1. Accountant wants to maintain it at 2:1. Following options are available. First option है he can repay bill payable. Second, he can purchase goods on credit. And third, he can take short term loan. Choose the correct option. Well, एक रेशियो अभी जो चल रहा है, ये काफ़ी मैथमेटिकल सा क्वेश्चन है, 2.5:1। तो अपन एग्जाम्पल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि करंट एसेट्स 25 पे हैं और करंट लायबिलिटी 10,000 पे हैं। अभी ये सिचुएशन है। अगर अपन पहले ऑप्शन को देखें जिसमें हम बिल पेबल का रीपेमेंट करेंगे, बीपी का रीपेमेंट करते ही, जैसे मान लो आपने 5,000 दे दिए, बीपी का रीपेमेंट करते ही आपकी करंट लायबिलिटी 5,000 कम हो जाएगी और आपके करंट एसेट्स भी 5,000 कम हो जाएंगे, और आपको जो रेशियो हासिल होगा वो 4:1 होगा। तो हमारा जो पर्पस था रेशियो को डाउन करने का, वो सॉल्व नहीं होगा। तो जो ए ऑप्शन है वो तो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो ए ऑप्शन तो गलत है। तो इसका मतलब आपका समझिए ए ऑप्शन कट गया और सी ऑप्शन कट गया, जिसमें फर्स्ट आ रहे हैं, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब अगर सेकंड ऑप्शन को देखें, इन्होंने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया। जब आप गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हो तो आपका स्टॉक आता है, तो 25 की जगह आपके पास 5 का स्टॉक आ गया, 25 में आपका स्टॉक आ गया, तो 30 का करंट एसेट्स हो गया। और क्रेडिट पे परचेज किया तो आपकी क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटी बढ़ गया, तो ये 10 की जगह 15 हो गया। तो डेफिनेटली वेरी गुड, ये आपका 2:1 सेट हो गया। बी ऑप्शन आपको 2:1 सेटिस्फाई कर देगा। और थर्ड ऑप्शन में अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो एक तरफ कैश आएगा और एक तरफ करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा। चूंकि एक तरफ आपका कैश आएगा तो 25 हो जाएगा 30, और एक तरफ आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी 2:1। तो ये पट्टा, ये जो बंदा है जो 2:1 को अचीव करना चाहता है, वो सेकंड वाले तरीके से और थर्ड वाले तरीके से रेशियो अचीव कर सकता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, एक और तरीका होता है इसका प्योर मैथ्स लगा के, बट अभी के लिए मैंने 25 और 10 से अज्यूम करके भी लगाया, तो ए ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बी और सी में सेटिस्फाई हो रहा है। आप इसका आंसर डी दीजिएगा, क्योंकि डी ऑप्शन कहता है कि सेकंड और थर्ड करेक्ट है, ठीक है सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 months. It has account receivable amounted to 1 lakh, out of which 60,000 have a maturity period of 11 months. How would this information be presented in the balance sheet? Okay, देखिए इनका जो ओसी है, ऑपरेटिंग साइकिल है, वो 8 महीना है, और जो पैसा हमें मिलेगा, कुछ पैसा वो मिलेगा हमें, वो मिलेगा 11 महीने में। प्राइमा फेसी लगता है कि ये पैसा हमारे ओसी ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं मिल रहा, तो ये नॉन करंट है। लेकिन 11 महीने होने के बावजूद भी ये 12 महीने के तो अंदर है, ये पैसा 12 महीने के अंदर तो मिल ही रहा है, इसलिए ये करंट एसेट्स में कैटेगराइज होगा।
तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी ये जो 1 लाख रुपए की डेट है, जिसमें से 60,000 रुपया मिलने में आपको करीबन 11 महीना लगेगा। आप ऑपरेटिंग साइकिल को क्रॉस कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये विद इन 12 मंथ लिमिट है। अगर कोई फिगर ओसी ऑपरेटिंग साइकिल की लिमिट के अंदर है या 12 महीने के लिमिट के अंदर है, तो वो करंट एसेट्स ही होगा। तो अब आप उसको 60-40 करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, पूरा 1 लाख को आप करंट एसेट्स मानिएगा। इसका आंसर डी लगेगा। ठीक है, चलिए हो गया है। होप वीडियो थोड़ा लंबा था, बट आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।